हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं साइंस के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा और इन सारे के सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से भी फ्री में आसानी से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन एमीटर नामक उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा का ही सही मात्रक क्या है, तो एम्पियर है, और इसी को एम्पियर में यानी विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए ही एमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो है वह है प्लाज्मा, ठीक है। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है द्रव या तरल, तीसरी है गैस और चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का निर्माण मेंडलीफ ने किया था, ठीक है। अच्छा, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोस्ले ने किया था। और पहली बार आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, मेंडलीफ ने किया था। और ये जो है डोबेराइनर, इन्होंने ही तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया तथा इन्होंने त्रिक का नियम दिया था। और ये जो है न्यूलैंडस, इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। तो आप इन सभी चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिथियम, ठीक है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। और सबसे भारी धातु कौन सी है, तो वह है ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, 1665 ईस्वी में कोशिका यानी सेल की खोज किसने की थी। तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अच्छा, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, यानी कि ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैंसर का, ठीक है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है तथा फलों के अध्ययन को जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती। क्यों, क्योंकि आसुत जल जो है पूरी तरह शुद्ध यानी इसमें खनिज लवण नहीं होता है, ठीक है। ऐसे जल में मछलियों को डालने पर परासरण की क्रिया होने से मछलियों के शरीर के तरल पदार्थ पतले होने लगते हैं और ये मर जाती हैं। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आसुत जल में मछली जो है क्यों जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वह है O3, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओजोन जो कि एक प्राकृतिक गैस है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में पाई जाती है। और यह जो गैस है ओजोन गैस, यह हमें सूर्य के विकिरण से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। किससे, तो पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल के शोधन के लिए एलम यानी कि फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। अच्छा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र है KAlSO4 2 12H2O, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, इसका सूत्र को, एलम का यानी कि साधारण फिटकरी का। अगला प्रश्न है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है H2S, ठीक है। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है H2S, जो कि यह है जो एक रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है।
यह हवा से भारी है तथा पीतल के संपर्क पर आने पर उसका मलिनीकरण यानी डिस्कलरेशन कर देती है। अच्छा, पीतल किसका मिश्र धातु है? यह भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है। तो पीतल जो है यह तांबा और जस्ता यानी कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी कि नोबेल धातु है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चांदी, ठीक है। उत्कृष्ट धातु क्या है? देखिए, रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट धातुएं या नोबेल धातुएं वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। चांदी, सोना, प्लैटिनम, रोडियम, पैलेडियम इत्यादि जो हैं ये सभी उत्कृष्ट धातुएं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो ग्रेव का रोग जो है थायराइड की अति सक्रियता के कारण होती है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा जब अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का स्रावन होता है तब यह रोग हो जाता है, ठीक है। ग्रेव का रोग यानी कि ग्रेव का रोग थायराइड की अति सक्रियता अधिक सक्रियता के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा लगभग 0.4% होती है। अगला प्रश्न है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस रोग जो है यह यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो सफेद दाग, जिसे बेसिकली त्वचा की लाइलाज बीमारी माना जाता है, इसका इलाज लुकोसिन नामक हर्बल से किया जा सकता है, ठीक है, लुकोसिन। और यह जो हर्बल है लुकोसिन, इस हर्बल को किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान यानी डीआरडीओ ने विकसित किया है, ठीक है, लुकोसिन हर्बल दवा को, जो कि सफेद दाग का इलाज के लिए काफी कारगर दवा है यह। अगला प्रश्न है, हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो देखिए, हमारे फेफड़ों में लगभग 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ वायु कोष्ठक कोशिकाएं होती है, ठीक है। एक फेफड़ा में 150 मिलियन, तो हमारे शरीर में दो फेफड़े होते हैं यानी कि 150 एक फेफड़ा में, तो दो फेफड़ा में 300 मिलियन के आसपास लगभग 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा किसका कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पथरी का, ठीक है। हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा होने पर पथरी बनने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो वह विटामिन है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी देखिए, विटामिन के है यह है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसका नाम रासायनिक नाम को भी याद रखिएगा। तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। अगला प्रश्न है, टमाटर क्या है? तो देखिए, टमाटर जो है एक प्रकार का बेरी फल है। तो टमाटर क्या है? एक प्रकार का फल है, ठीक है, बेरी फल है। अच्छा, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, ठीक है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर का वैज्ञानिक नाम है यह। अगला प्रश्न है, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो अधिकांश मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें होती हैं, यानी कि टोटल 8 आंखें होती है, 4 जोड़ी आंखें यानी कि टोटल 8 आंखें। मकड़ियां जो है किस संघ के प्राणी हैं? तो ये आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्युत के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत उपकरणों को कार्य करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करता है। लगभग सभी विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 टर्मिनल होते हैं। एक होता है धनात्मक टर्मिनल और दूसरा होता है ऋणात्मक टर्मिनल। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे का नियम पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन से।
सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो हाइड्रोजन होता है। लगभग कितना परसेंट? 71%। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? तो वह मूल तत्व है कार्बन। ठीक है। कार्बन प्रकृति में ऐसा तत्व है जो सभी जंतुओं, वनस्पतियों अथवा जैविक यौगिकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यह, श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगता है, इसलिए इसे श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। अंत में आपके लिए क्वेश्चन है,